केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 11 अभिगमनांक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बी हिटार्फ विधि का सिद्धांत समझाइए। से जोड़िए ना तो दिल से जोड़िए वरना मत जोड़िए। और दिमाग लगा लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता सर। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। राइट। और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं। राइट। ये काम कमाल का है। उत्तर ए अभिगमनांक या हिटार्फ संख्या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हिटार्फ नंबर। विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन तथा ऋणायन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉनों की ओर गति करते हैं। धनायन तथा ऋणायन अलग अलग वेग से गति करते हैं। विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा आयनों द्वारा ले जाई जाती है। इसके पूर्व हिटार्फ की सैद्धांतिक विधि से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर विसर्जित आयनों की कुल संख्या धनायन एवं ऋणायन के वेगों के योगफल के बराबर होते हैं। फैराडे के प्रथम नियम अनुसार यह भी स्पष्ट है कि किसी इलेक्ट्रोड पर विसर्जित आयनों की संख्या कुल प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। किसी विशेष आयन द्वारा कुल धारा का ले जाया गया भाग उस आयन का अभिगमनांक कहलाता है। कुल विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है उसका अभिगमनांक संवहन अथवा हिटार्फ संख्या कहलाती है। मान लो Nc और Na क्रमशः धनायन केशन तथा ऋणायन एनियन के अभिगमनांक हैं। Nc इक्वल धनायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा अपान कुल प्रवाहित विद्युत धारा। Na इक्वल ऋणायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा अपान कुल प्रवाहित विद्युत धारा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। यदि UA और UC क्रमशः ऋणायन और धनायन के वेग हों तो आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा उनके वेग के समानुपाती होती है। अतः समीकरण 1, 2, 3 समीकरण 1 और 3 से विभाजित करने पर Na इक्वल ऋणायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा अपान कुल प्रवाहित विद्युत धारा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? समीकरण 4, 5, 6 क्या बोला तूने? किसी एक आयन का अभिगमनांक ज्ञात होने पर दूसरे आयन का अभिगमनांक उस विद्युत अपघट्य के विलयन से ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण बी अभिगमनांक का निर्धारण डिटरमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। सिद्धांत प्रिंसिपल हमें ज्ञात है कि किसी इलेक्ट्रोड के आसपास सांद्रण में कमी उस इलेक्ट्रोड से दूर जाने वाले आयन के वेग के समानुपाती होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। समीकरण 1, 2, 3 अभिगमनांक के निर्धारण की दो प्रमुख विधियां हैं। एक हिटार्फ विधि का सिद्धांत, दो चल सीमा विधि। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। एक हिटार्फ विधि Ag प्लस एवं NO3 माइनस आयनों के संवहनांक ज्ञात करना। आजकल ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें दो कांच की सीधी नलियां होती हैं जिनका निचला भाग बल्ब के आकार का होता है। प्रत्येक बल्ब के निचले भाग में स्टॉप कार्क लगे रहते हैं। एक पतली कांच की नली में सिल्वर एनोड को इस प्रकार सील कर दिया जाता है कि केवल उसका निचला भाग ही, जो एक सर्पिल स्पाइरल के रूप में रहता है, विलयन के संपर्क में रहता है। कैथोड सिल्वर की पन्नी सिल्वर फॉइल का बना होता है जिस पर चांदी की ताजी परत जमाई गई हो।
ये दोनों बल्ब युक्त खड़ी नलियां आपस में एक यू नली द्वारा जुड़ी होती हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर उपकरण में सिल्वर नाइट्रेट का मानक विलयन भर दिया जाता है। इस उपकरण के श्रेणी क्रम में सिल्वर या कॉपर वोल्टमीटर, एक परिवर्ती प्रतिरोध, एक धारा मापी तथा बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी का धन सिरा उपकरण के एनोड से जुड़ा रहता है। सिल्वर वोल्टामीटर में भी उसी सांद्रण का सिल्वर नाइट्रेट विलयन भरा रहता है जिस सांद्रण का ट्रांसपोर्ट उपकरण में भरा गया है। अब लगभग 0.01 एम्पीयर की विद्युत धारा 2-3 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा केवल उतने समय तक ही प्रवाहित की जाती है जिससे एनोड भुजा में केवल निचले भाग में उपस्थित विलयन में ही सांद्रण परिवर्तन हो। विद्युत धारा प्रवाहित कर देने के पश्चात एनोड भुजा से विलयन की एक उपर्युक्त मात्रा तौले हुए फ्लास्क में लेकर पुनः उसका भार ले लेते हैं। उस विलयन का अनुमापन CNS विलयन द्वारा करके उसमें उपस्थित सिल्वर की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। सिल्वर वोल्टामीटर में जमा सिल्वर की मात्रा भी ज्ञात कर ली जाती है। प्रयोग के पश्चात एनोड विलयन में Ag की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसका कारण यह है कि NO3- आयनों की गति Ag+ आयनों से अधिक होती है। ये NO3- आयन एनोड पर पहुंचकर उससे क्रिया करके AgNO3 बनाते हैं। NO3- आयनों द्वारा एनोड से विलय किए गए सिल्वर की मात्रा वोल्टामीटर में जमा सिल्वर की मात्रा के बराबर होती है। यदि एनोड से Ag+ का अभिगमन नहीं हुआ तो एनोड विलयन के सांद्रण में पूर्ण वृद्धि वोल्टामीटर में जमा सिल्वर के बराबर होती है, परंतु Ag+ आयनों के अभिगमन के कारण एनोड के चारों ओर सिल्वर के सांद्रण में कमी हो जाती है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। यदि कॉपर वोल्टामीटर का उपयोग किया गया हो तो जमा हुए Cu के तुल्यांक Ag का भार 108/31.5 से गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। यदि प्रयोग सावधानीपूर्वक किया गया हो तो यू नली के विलयन में सांद्रण का परिवर्तन नहीं होता। मान लो किसी प्रयोग में सिल्वर वोल्टामीटर में जमा हुआ Ag का भार W ग्राम है तथा मान लो 1 ग्राम एनोड विलयन में 20 ग्राम AgNO3 है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यदि एनोड में सिल्वर का अभिगमन न हुआ होता तो वृद्धि W ग्राम होती है। ब्रैकेट W ग्रेटर देन w। इसलिए सिल्वर आयनों के अभिगमन के कारण सांद्रण में कमी इक्वल W माइनस w ग्राम। यदि इलेक्ट्रोड अप्रभावित रहते हैं या किसी अन्य धातुओं के बने हों, यदि सिल्वर नाइट्रेट विलयन का विद्युत अपघटन प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य कराया जाए तो इलेक्ट्रोड अप्रभावित रहते हैं एवं परिकलन आसान होता है। ए चुप बे।